कभी सोचा है कि प्रकृति का भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? जी हाँ, कुछ तय नियम, कुछ कोड्स, जो ये तय करते हैं कि कौन कहाँ रहेगा, क्या खाएगा और कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज प्रकृति के इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम प्रकृति के कुछ बुनियादी फंडामेंटल नियमों को जानेंगे। फिर देखेंगे कि इन्हीं नियमों की वजह से जिंदगी में इतनी जबरदस्त विविधता कैसे पैदा होती है। इसके बाद हम उस हिस्से पर आएंगे जहां ये संतुलन बिगड़ता है और जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और आखिर में इस संतुलन को बचाने के लिए हम क्या कोशिशें कर रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड, प्रकृति के वो मौलिक नियम जिन पर जिंदगी का पूरा ढांचा टिका हुआ है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये जो शब्द है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, इसका आखिर मतलब क्या है? इसे आसान भाषा में समझे तो ये प्रकृति की बनावट और उसके कामकाज को पढ़ने की साइंस है। मतलब ये विज्ञान इस बात का है कि कैसे हर एक जिंदा चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी, अपने आसपास की दुनिया से और दूसरे जीवों से जुड़ी हुई है। ये सब कुछ असल में कनेक्शन के बारे में है। इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, किसी भी जीव का जो पर्यावास यानी हैबिटेट है वो उसका पता है, मतलब वो जगह जहां वो रहता है। लेकिन उसका निकेत यानी नीश उसका पेशा है कि वो उस पते पर करता क्या है, उसका काम क्या है, सिस्टम में उसका रोल क्या है। एक ही पते पर कई अलग अलग पेशे वाले रह सकते हैं, है ना? और प्रकृति बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। कहानी शुरू होती है एक अकेले जीव से। एक जैसे जीव मिलकर बनाते हैं जनसंख्या। अलग अलग जनसंख्याएं मिलकर एक समुदाय बनाती हैं। और जब आप इसमें वहां के माहौल, मिट्टी, पानी, हवा को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है एक पारिस्थितिकी तंत्र। और ये स्केल बढ़ता ही जाता है, बायोम से लेकर पूरे जैव मंडल यानी हमारी पृथ्वी तक। अब आते हैं प्रकृति के सबसे सरल लेकिन सबसे गहरे नियम पर, और वो है ऊर्जा का नियम। किसी भी इकोसिस्टम का इंजन एनर्जी ही है जो सूरज से पौधों में आती है और फिर उसे खाने वाले जीवों तक पहुंचती है। और सबसे खास बात, ये हमेशा एक ही दिशा में चलती है, बस आगे। एनर्जी का ये फ्लो एक वन वे स्ट्रीट है, ये कभी वापस नहीं आती। अच्छा, तो इस वन वे रास्ते पर कितनी एनर्जी आगे बढ़ती है? बस यही वो नंबर है जो सब कुछ बदल देता है, सिर्फ 10%। जब कोई शाकाहारी किसी पौधे को खाता है तो उसे पौधे की सिर्फ 10% एनर्जी मिलती है, और जब कोई मांसाहारी उस शाकाहारी को खाता है तो उसे भी उसकी सिर्फ 10% एनर्जी मिलती है। बाकी 90% हर स्टेप पर गर्मी बनकर खो जाती है। यही वजह है कि फूड चेन ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। टॉप पर पहुंचते पहुंचते एनर्जी लगभग खत्म हो जाती है। और इसी 10% की नियम का एक बड़ा दिलचस्प नतीजा है। देखिए, जीवों की संख्या का या उनके कुल वजन का पिरामिड कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। जैसे एक बड़े से पेड़ पर हजारों कीड़े रहते हों, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड वो हमेशा हमेशा सीधा ही रहेगा, क्योंकि आप एनर्जी बना नहीं सकते, सिर्फ एक से दूसरे को दे सकते हैं, और हर स्टेप पर एनर्जी कम ही होगी। ये तो फिजिक्स का पक्का नियम है। तो इन सब बुनियादी नियमों का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है जिंदगी का वो शानदार खजाना जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। चलिए अब इस अद्भुत विविधता की दुनिया में चलते हैं। जब हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब असल में 3 अलग अलग लेवल पर होता है। पहला है आनुवांशिक विविधता, यानी एक ही प्रजाति के अंदर कितनी वैरायटी है, जैसे कुत्तों की सैकड़ों नस्लें। दूसरा है प्रजातीय विविधता, मतलब एक इलाके में कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं। और तीसरा है पारिस्थितिकीय विविधता, यानी दुनिया में जंगल, रेगिस्तान, समंदर, कितने अलग अलग तरह के घर मौजूद हैं। लेकिन ये जो विविधता की दौलत है ना, ये हर जगह बराबर नहीं है। कुछ जगह बाकियों से कहीं ज्यादा कीमती हैं, जिन्हें हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट कहलाने की 2 बड़ी शर्तें हैं। पहली, वहां ऐसे जीव जंतु हों जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, और दूसरी, वो जगह अपना ज्यादातर असली रूप खो चुकी हो और अब गंभीर खतरे में हो, मतलब बेमिसाल भी और बेहद नाजुक भी। और भारत इस मामले में इनक्रेडिबल रूप से लकी है। हमारे पास दुनिया के 4 हॉटस्पॉट्स हैं: विशाल हिमालय,
अद्भुत पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व का इंडो बर्मा क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह जो सुंडालैंड हॉटस्पॉट का हिस्सा है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये जो नाजुक संतुलन है ये अब खतरे में है। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां चीजें गलत होने लगती हैं और उन ताकतों को देखते हैं जो हमारे नेचुरल सिस्टम को नुकसान पहुंचा रही हैं। हमारे एक्शंस कैसे इस बैलेंस को बिगाड़ते हैं, इसके 2 क्लासिक उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है एसिड रेन, जो फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकले धुएं से बनती है और हमारी इमारतों से लेकर जंगलों तक को गला देती है। दूसरी तरफ है ओजोन लेयर में छेद, जो पुराने एसी और फ्रिज से निकले CFCs की वजह से हुआ और हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाने वाली हमारी ढाल को कमजोर कर रहा है। ये एक तरह की डोमिनो इफेक्ट वाली चेन रिएक्शन है, जिसे कहते हैं सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। होता क्या है, खेतों से खाद बहकर तालाबों या झीलों में चली जाती है। इससे वहां काई यानी शैवाल का एक विस्फोट सा हो जाता है। फिर जब ये काई मरती है तो उससे सड़ाने वाले बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। नतीजा, मछलियां और दूसरे जीव मरने लगते हैं और वो जगह एक डेड जोन बन जाती है। ये लाइन ये सब कुछ बता देती है। जैव आवर्धन फूड चेन का जहरीला मल्टीप्लायर है। इसका सीधा सा मतलब है कि DDT जैसे जहर जो आसानी से खत्म नहीं होते, फूड चेन में हर अगले स्टेप पर और ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। एक छोटी मछली में जहर की मात्रा शायद कम हो, पर जब एक बड़ी मछली ऐसी सैकड़ों मछलियों को खाती है तो वो सारा जहर उसके शरीर में जमा हो जाता है। ये एक जहरीला पिरामिड है जो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो इन सब खतरों को देखकर सवाल उठता है कि हम कर क्या रहे हैं। ये सेक्शन उन कोशिशों के बारे में है जो इंसान इन समस्याओं से निपटने के लिए कर रहा है, ग्लोबल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। जानवरों और पौधों को बचाने के 2 मुख्य तरीके हैं। इन सिटू का सीधा सा मतलब है ऑन साइट, यानी प्रजातियों को उनके अपने घर में ही बचाना, जैसे कि नेशनल पार्क में। और एक्स सिटू का मतलब है ऑफ साइट, यानी उन्हें उनके नेचुरल घर से बाहर ले जाकर बचाना, जैसे कि चिड़ियाघर या सीड बैंक में। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ग्लोबल हैं, तो जाहिर है समाधान भी ग्लोबल होने चाहिए। दुनिया ने मिलकर कई बड़े समझौते किए हैं, जैसे 1971 का रामसर कन्वेंशन हमारी झीलों और तालाबों को बचाने के लिए, साइट्स जो जानवरों की गैर कानूनी तस्करी पर रोक लगाता है, और हाल का पेरिस समझौता जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ लाता है। और सिर्फ इंटरनेशनली ही नहीं, भारत ने भी नेशनल लेवल पर बहुत मजबूत कानून बनाए हैं। 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और 1986 का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के बाद एक बड़े अम्ब्रेला कानून की तरह बनाया गया था। ये सब हमारी नेशनल कमिटमेंट को दिखाते हैं। तो इन सभी इंटरनेशनल और नेशनल कोशिशों का सार क्या है? इसका निचोड़ ये है कि अब दुनिया भर में ये सोच बदल रही है। अब ये माना जा रहा है कि तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा ये 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं। एक बेहतर भविष्य के लिए इन दोनों को साथ साथ हाथ में हाथ डालकर चलना ही होगा। अब ये कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक जरूरत है। तो हमने देखा कि प्रकृति के नियम कैसे काम करते हैं, जिंदगी कैसे फलती फूलती है, संतुलन कैसे बिगड़ता है और हम उसे बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हमारी अपनी जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।